हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्कैनर। और आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज के लिए जो कमिटीज़ बनी थी, जो पंचायती राज के सेटअप के लिए जो कमिटीज़ बनी थी, आज सिर्फ हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। वैसे पंचायती राज तो पूरा एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव एक पूरा चैप्टर है जो आपको लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी के बुक में भी मिलेगा, जिसमें पूरा डिटेल्ड वे में उसकी कमिटीज़, उसके आफ्टर मार्क्स और फिर पेसा एक्ट के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कमिटीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे, और उस कमेटी बनने के बाद फिर उस पर क्या एक्शन लिया गया हम लोग वो सब आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कमिटीज़ के बारे में ही बताया गया है। खैर कमेटियाँ तो कई बनी थी, लेकिन जो 4 सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है जो एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, सिर्फ हम उसकी बात करेंगे। और उसके अलावा जितनी बातें हैं हम सब आगे की वीडियोस जो मैं अपलोड करूँगा, जिसमें मैं पूरे डिटेल्ड वे में लोकल गवर्नमेंट पढ़ाऊँगा, उसमें सब कुछ इंक्लूड रहेगा। लेकिन फ़िलहाल आप इतना जान लीजिए कि यूपीएससी और एसपीएससी और एसएससी के हिसाब से कमिटीज़ के बारे में ही मैं यहाँ पे बात करूँगा, उसके अलावा नहीं। कमिटियाँ बनी और उसके आफ्टर मार्क्स क्या हुए। तो चलिए, ये आपका फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है। सबसे ऊपर सेंटर होता है जो आपका न्यू दिल्ली में है, फिर उसके नीचे 29 स्टेट्स, और उन 29 स्टेट्स के अंडर जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उसमें फिर आपका म्यूनसिपैलिटी और लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वही लोकल गवर्नमेंट है, और उसी का एक पार्ट है पंचायती राज। तो चलिए हम टॉपिक पे आ गए हैं। ये 4 कमिटीज़ हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 में सेटअप हुई थी, अशोक मेहता कमेटी जो कि 1977 में सेटअप हुई थी, GVK राव कमेटी 1985 और LM सिंघवी कमेटी 1986। देखिए, आपको ये सब नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम्स में लगभग, ये एग्ज़ाम्स में साल भर में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, और लगभग हर एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं इन कमिटीज़ का कनेक्शन कुछ ना कुछ रहता ही है। तो आपको ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन यूपीएससी बट इन स्टेट पीएससी और आपका एसएससी में भी। तो मैंने नीचे एक ट्रिक दिया है, बैग्स कमेटी, BAGS, बैग्स। तो बी फॉर बलवंत राय मेहता कमेटी, ए फॉर अशोक मेहता कमेटी, जी फॉर GVK राव कमेटी, और एस थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। एस जो है LM सिंघवी कमेटी है। ये बैग्स थोड़ा सा इजी रहेगा, इसलिए BAGS मैंने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। और मैं ये जो ट्रिक है इसका कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं करता हूँ, ये मैंने भी कहीं से देखा था तो मैंने ये चीज़ आपको बताया है। थोड़ा सा ये जो BAGS है आपका, ये जो वर्ड एस है, थोड़ा सा आप यहाँ पे कोई केयरफुल रहिएगा क्योंकि वो LM सिंघवी कमेटी है, नहीं तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो हम एक एक कमिटीज़ के बारे में बात करेंगे, उनके रिकमेंडेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उस कमिटीज़ में क्या क्या एक्शन लिए गए वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में जानते हैं। तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है, सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है कि इन्होंने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम के बारे में रिकमेंड किया था। ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, और जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ग्राम पंचायत में डायरेक्ट इलेक्शंस होने हैं, और पंचायत समिति और जिला परिषद में इनडायरेक्ट इलेक्शंस। मतलब ग्राम पंचायत में लोग डायरेक्टली चुने जाएंगे, ठीक है। फिर वो सब मिल के अपने में से ही किसी ब्लॉक लेवल पे लोगों को चुनेंगे, और फिर जो हर ब्लॉक से जो भी इलेक्टेड कैंडिडेट होगा वो जिला परिषद के लिए लोगों को, जिला परिषद का जो चेयरमैन होगा वो उसको चुनेगा। खैर लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट ये भी है कि जो जिला परिषद का चेयरमैन है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होना चाहिए। तो जिला परिषद के जितने मेंबर हैं वो सिर्फ मेंबर्स रहेंगे, उसका चेयरमैन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहेगा। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं 3 टियर सिस्टम। पंचायत समिति जो होगी वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, और जिला परिषद एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी होगी। तो पंचायत समिति मतलब ब्लॉक लेवल को यहाँ पे ज़्यादा पावर दिया गया है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछे गए हैं। तो ये तीनों पॉइंट, बस आपको 3 पॉइंट याद रखना है। बलवंत राय मेहता कमेटी, 3 टियर सिस्टम, पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी, और जिला परिषद एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी, जिसका मतलब ये हुआ कि पंचायत समिति को उन्होंने ज़्यादा पावर दिया है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। चलिए दूसरा स्लाइड देखते हैं। अशोक मेहता कमेटी 1977 में सेटअप हुई, 1978 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया।
132 रिकमेंडेशंस दिए थे, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे जितने रिकमेंडेशंस वही इंपॉर्टेंट हैं। पहला रिकमेंडेशन 2 टियर सिस्टम। तो बलवंत राय मेहता कमेटी में 3 सिस्टम कहा गया था, यहाँ पे 2 सिस्टम कहा, 2 टियर सिस्टम की बात की गई है, जिला परिषद और मंडल पंचायत। फिर जिला परिषद यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा, और वहाँ पे, और आप थोड़ा सा ही बलवंत राय मेहता कमेटी में देखेंगे तो पंचायत समिति जो था वो एग्जीक्यूटिव बॉडी था। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बॉडी है उसे ज़्यादा पावर दिया गया है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम से पूछा गया है वो है रिकमेंडेड पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो अशोक मेहता ने पॉलिटिकल पार्टीज़ मतलब पार्टिसिपेट कर सकती हैं इन इलेक्शंस में, उसकी बात भी कही थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ज़रूर नोट करिए, ठीक है। इसे ज़रा बोल्ड में नोट करिए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन से बार बार पूछा गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत्स को जो है पावर ऑफ टैक्सेशन देना चाहिए कि वो टैक्स वसूल सके, और फिर जो रिसोर्सेज जो कलेक्ट होंगे टैक्स से उसे वो मोबिलाइज कर सके डेवलपमेंट के काम पे। न्याय पंचायत शुड बी सेपरेट फ्रॉम डेवलपमेंटल पंचायत। जो न्याय पंचायत होते हैं गाँव में जो कोर्ट का काम करते हैं वो डेवलपमेंटल पंचायत से अलग होने चाहिए, ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट अच्छे से काम करे उस पर चेक रखने के लिए एक सोशल लेवल ऑडिट हो, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई एजेंसी करे, खास जैसे कोई ऐसी एजेंसी करे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में रहे। तो ये सोशल लेवल ऑडिट हो गया। फिर मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज शुड बी अपॉइंटेड। तो एक मिनिस्ट्री भी होनी चाहिए पंचायती राज की अलग से, जिसका एक मिनिस्टर होना चाहिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने बात कही, जो आगे चल के इस रिकमेंडेशन को माना भी गया, वो था कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो थोड़ी सी इसको डिस्टिंक्ट बनाती हैं। वो ये है कि इन्होंने 2 टियर सिस्टम की बात कही, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पार्टिसिपेशन की बात कही, और सोशल लेवल ऑडिट की बात कही, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST की बात कही, और इसको एक संवैधानिक दर्जा इस पूरे सिस्टम को देने की बात की। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अशोक मेहता कमेटी 132 रिकमेंडेशंस दिए थे, हम सिर्फ यहाँ पे वही बात कर रहे हैं जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर आपका GV राव कमेटी, तो इन्होंने भी जिला परिषद को पावरफुल बनाने की बात कही थी, ठीक है। और प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ही करेंगे। और कुछ प्लानिंग फंक्शंस जो है, कुछ मतलब स्टेट जो है अपना पावर कुछ पंचायत को ट्रांसफ़र करे ताकि पंचायत जो है अच्छे से काम कर सके। तो यही है कि उन्होंने बात की कि थोड़ा सा एक जो है पावर जो है स्टेट थोड़ा सा अपने पंचायत को भी दे, पंचायत लेवल पे भी दे, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। और थोड़ा सा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है जो एग्ज़ाम से पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर should be created and appointed as CEO of जिला पंचायत। तो अगर आपको बलवंत राय मेहता कमेटी में मैंने अभी कहा था, जो सबसे पहली कमेटी आपको बताई थी कि उसमें जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो उसको जिला पंचायत का चेयरमैन बनाने की बात कही थी। लेकिन यहाँ पे GV राव जी क्या कह रहे हैं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का पद बनाओ और उसे जिला पंचायत का CEO बनाओ। और आप ये लोग क्लास 1 ऑफिसर के लेवल के लोग होते अगर ये लोग अपॉइंट होते तो। और इलेक्शंस रेगुलरली होने चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टेट का जब मन किया तो उन्होंने इलेक्शंस कराया नहीं कराया, ऐसा कुछ नहीं, इलेक्शंस होने चाहिए। फिर चौथी कमेटी LM सिंघवी कमेटी 1986, इसके रिकमेंडेशंस थे। जो इसका सबसे पहला रिकमेंडेशन था कि जो पंचायती राज है इससे एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाए इसे। और सेम रिकमेंडेशन अशोक मेहता कमेटी ने भी दिया था। तो अशोक मेहता कमेटी और LM सिंघवी का एक कॉमन रिकमेंडेशन था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो है एक संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाए। और न्याय पंचायत जो है वो क्लस्टर ऑफ विलेज, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्याय पंचायत सिर्फ एक गांव के लिए एक न्याय पंचायत, नहीं, कुछ विलेजेस को मिलाकर, जैसे 10 विलेजेस को मिलाकर एक न्याय पंचायत बनना चाहिए, ठीक है, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बरकरार रहे और जिस पे अच्छे से चेक रखा जा सके। और ग्राम सभा में इन्होंने ग्राम सभा पे ज़्यादा एम्फेसाइज करने को कहा,
ग्राम सभा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया और विलेज पंचायत को फाइनेंशियल रिसोर्सेस दिया, ज़्यादा देने की बात कही। ठीक है, तो खैर यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन देने की बात कही एल एम सिंघवी ने, और एक जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स की बात की उन्होंने। ठीक है, जो इससे रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी कंट्रोवर्सीज होती है, वो जुडिशियल ट्राइब्यूनल ही सॉल्व करेंगे, उसे डिस्पोज करेंगे। तो खैर जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिले पंचायती राज को, और सेम रिकमेंडेशन अशोक मेहता कमेटी ने दिया था। अच्छा, हम चारों कमेटी पढ़ चुके हैं अब, तो हम बस इसके आफ्टर मार्क्स देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करेंगे, छोटा सा पार्ट है वो। अच्छा, ये दो कमेटी और थी, दंतवाला कमेटी और हनुमंथा राव कमेटी। एक बार पूछा गया था एग्ज़ाम में, थोड़ा सा इसको एक बार आप देख लीजिए। चलिए, अब हम लोग आफ्टर मार्क्स ऑफ ईच कमेटी। अच्छा, अब ये चारों कमेटी बनी तो ज़रूर इस पर कोई ना कोई एक्शन लिया गया होगा। तो अब हम यहाँ पे वही बात करेंगे कि चारों जो कमेटियाँ बनी उन पे क्या एक्शन लिया गया। ठीक है, उनके किस रिकमेंडेशन को माना गया, कैसे माना गया कि नहीं, वो सब हम इस स्लाइड में देखेंगे। बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मुझे तो लगता है पंचायती राज में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा के क्वेश्चंस पूछे भी नहीं गए हैं। चलिए, बलवंत राय मेहता कमेटी 1958 में एनडीसी ने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने उसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है, और 2 अक्टूबर 1959 को पीएम ने नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में इसका इनॉग्रेट किया था, इस स्कीम को। इम्पॉर्टेंट है 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती। तो डीपीएसपी में आर्टिकल 40 गांधीयन प्रिंसिपल ही है जो पंचायती राज को इस्टेब्लिश करने की बात करता है। तो इसकी वजह से 2 अक्टूबर डेट बहुत सिग्निफिकेंट रहा। तो 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नागौर राजस्थान, इसे याद करिएगा। एसएससी में क्वेश्चन से पूछे गए हैं, और कई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे गए हैं, एंड इवन यूपीएससी में भी पूछे गए हैं अगर आप 20 ईयर्स का क्वेश्चन देखें तो। और कई स्टेट्स ने इनके रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट किया। और देखिए, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, लेकिन जैसा कि आप जो 4th नंबर पॉइंट है उसमें आप पढ़ेंगे कि राजस्थान अडॉप्टेड 3 टियर बट तमिलनाडु अडॉप्टेड 2 टियर सिस्टम। राजस्थान ने 3 टियर मतलब विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसे लागू किया, लेकिन तमिलनाडु ने सिर्फ विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही लागू किया। ठीक है, अब उसके बाद अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी के साथ प्रॉब्लम ये था कि जनता पार्टी द्वारा ये कमेटी गठित की गई थी, लेकिन जनता पार्टी के दिन ज़्यादा बचे नहीं थे, वो गिर गई सरकार। लेकिन फिर भी कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश ने इनके कुछ रिकमेंडेशंस माने, और जीवी के राव कमेटी का कुछ हो ही नहीं पाया, क्योंकि जस्ट उसके 1 साल बाद ही एल एम सिंघवी कमेटी बनी, तो उस पर कोई एक्शंस नहीं लिए गए, उसके कोई रिकमेंडेशंस पे ध्यान नहीं दिए गए। बाद में जब एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनली जब फ्रेम किया जा रहा था पंचायती राज को, तो कुछ उसमें उनके रिकमेंडेशंस माने गए थे, लेकिन इसका कोई ऐसा डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं था। तो एल एम सिंघवी कमेटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि उनकी कमेटी के रिकमेंडेशन से ही पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल गया। तो याद रखिए आप, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 बहुत इंपॉर्टेंट है। 73rd अमेंडमेंट 1992 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा मिला। 73वें संशोधन 1992 से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा मिला। कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 9, जिसमें आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक जो इसके बारे में बात की गई। फिर एक 11 शेड्यूल भी आपका जुड़ा, और ये सब कब हुआ? नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के दौरान। ठीक है, तो एल एम सिंघवी कमेटी इंपॉर्टेंट है, बस आपको एक चीज़ इतना याद रखना है कि उनकी ही सिफारिशों पर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 1992 में 73rd अमेंडमेंट हुआ, जिसमें पार्ट 9 जुड़ा, लोकल गवर्नमेंट, और उसके अंडर में आर्टिकल 243 से 243O और एक नया शेड्यूल 11 शेड्यूल भी जुड़ा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत। तो मैं बस यही कहता हूँ
कि थोड़ा सा आप लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी भी पढ़िए, ठीक है, उसे बार बार पढ़िए आप। तो आपको कमिटीज़ के नाम नहीं भूलने चाहिए, कमिटीज़ इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने आपको जो एक ट्रिक बताया है बैक्स कमेटी, वो भी ध्यान रखिए, BAGS। एस थोड़ा सा आप केयरफुल रहिए, नहीं तो फिर आप एग्जाम्स में आपको एस याद ही नहीं आएगा, आपको लगे यार एस से कौन सा नाम स्टार्ट होता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बाकी आई थिंक सब कुछ मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है। आगे मैं और डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव वे में इस पर एक लेक्चर दूंगा, तो वो आगे वीडियोज़ आएंगे। चलिए फिर, थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम, तो ज़रूर कमेंट करें। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू।